तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने शेरबाज की स्टोरी लेके आया हूँ, शाही लॉकेट। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। शेरबाज को हाथ में आए एक पत्र को बड़ी तन्मयता से पढ़ते देखकर दिलावर उत्सुकता से पूछ बैठा, इस पत्र में कोई खास बात है शेरबाज? हाँ, हमें फौरन रायगढ़ पहुंचना है। रायगढ़? हाँ, लेकिन क्यों? किसने भेजा है यह पत्र? क्या लिखा है इसमें? यह पत्र कर्नल शमशेर सिंह ने भेजा है। वे सख्त बीमार है और किसी खास मसले पर मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कर्नल साहब तुम्हारे पुराने परिचितों में से हैं, लेकिन न इससे ज़्यादा तुम कुछ पूछोगे तो मैं बता नहीं सकूँगा। अतः समय बर्बाद करने की बजाय फ़ौरन सफ़र की तैयारी करो। ओके। तैयारी के बाद शाम करीब 4 बजे। शेरबाज, मेरे ख्याल से तुम्हें कम से कम तार द्वारा कर्नल साहब को अपने पहुंचने की जानकारी ज़रूर दे देनी चाहिए। कोई लाभ नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब यह कि हम उनके पास तार के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाएंगे। मैं समझा नहीं। तब शेरबाज ने दिलावर को बताया, जानते हो, जो पत्र आज मुझे मिला है उसे कर्नल साहब ने 10 दिन पहले पोस्ट किया था। ओह, फिर तो कर्नल साहब को हमारे पहुंचने की उम्मीद भी नहीं रही होगी। क्या पता अब हम उनसे मिल भी पाएंगे या नहीं। इतना कह गहरी सांस छोड़ते हुए शेरबाज ने चुप्पी साध ली। फिर जैसे ही टैक्सी स्टेशन पहुंची, दिलावर ने टैक्सी का बिल अदा किया और सूटकेस उठाकर शेरबाज के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद फर्स्ट क्लास की 2 टिकटें लेकर वे दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ट्रेन लेट नहीं है, बस कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है। यह हमारी खुशकिस्मती है दिलावर। हम भी गाड़ी की तरह सही वक्त पर यहाँ पहुँच गए और फिर ट्रेन के पहुँचते ही दोनों फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में सवार हो गए। कुछ ही देर बाद जब टीटी आया तो शेरबाज ने 2 स्लीपर का रिजर्वेशन करा लिया। लीजिए, अब आप लोग आराम से रायगढ़ तक सफ़र कीजिए। थैंक यू। जैसे ही टीटी जाने लगा, दिलावर ने पूछा, यह ट्रेन कितने बजे रायगढ़ पहुंचेगी? अगर लेट ना हुई तो सुबह 6:30 बजे। इतना कह टीटी केबिन से बाहर निकल गया। सुबह जब ट्रेन रायगढ़ स्टेशन पर पहुंची, मुझे चीफ को इनके यहाँ पहुंचने की इत्तला दे देनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद चीफ शेरबाज अपने साथी के साथ यहाँ पहुँच चुका है। ओह, फिर तो हमें जल्द से जल्द अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। अब मेरे लिए क्या हुक्म है चीफ? सकाल, तुम बराबर उन पर नज़र रखो और पता लगाओ वे लॉकेट के बारे में क्या जानते हैं। यस चीफ। इतना कह उस व्यक्ति ने संबंध विच्छेद कर दिया और बूथ से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वह उस टैक्सी का पीछा कर रहा था जिसमें शेरबाज और दिलावर सवार थे। फिर जब उनकी टैक्सी कर्नल शमशेर सिंह की कोठी के मुख्य द्वार के सामने पहुंचकर रुकी तो दिलावर चौंक कर शेरबाज से बोला, यह क्या, द्वार पर ताला क्यों लगा है और यह सिपाही? लगता है हमने यहाँ पहुँचने में देर कर दी है। इतना कह शेरबाज कुछ सोच टैक्सी से उतरा और द्वार पर तैनात सिपाही के निकट पहुंचकर बोला, मेरा नाम शेरबाज है। शेरबाज का नाम सुनते ही, सलाम साहब, मुझे हुक्म दिया गया है कि अगर आप यहाँ पहुँचे तो आपको फ़ौरन दरोगा साहब से मिलने के लिए कहूँ, लेकिन मैं तो कर्नल साहब से मिलने आया हूँ। शायद आपको मालूम नहीं कि 2 दिन पहले किसी ने कर्नल साहब की हत्या कर दी है। क्या? तो मेरा संदेह ठीक निकला। कर्नल साहब को अपनी मौत की आशंका गलत नहीं थी, लेकिन वे मुझे जो बताना चाहते थे। तभी कुछ ध्यान आते ही शेरबाज ने सिपाही से पूछा, तुम्हारे दरोगा साहब को मेरे आने का पता कैसे चला? यह तो दरोगा साहब ही बेहतर बता सकते हैं साहब। मुझे जो आदेश मिला मैंने आपको बता दिया है। हुंकारी भरता हुआ शेरबाज वापस टैक्सी में जा बैठा। और फिर ड्राइवर, थाने चलो। जी साहब। अगले पल जैसे ही टैक्सी निकटवर्ती थाने की ओर दौड़ी, चलो पीछा करो जल्दी। आदेश मिलते ही कार चालक ने पुनः टैक्सी का पीछा करना शुरू कर दिया। लगभग 15 मिनट बाद, शायद हमें यहाँ कुछ वक्त लग जाए। ठीक है, मैं टैक्सी को विदा कर देता हूँ। इतना कह दिलावर ने टैक्सी का बिल अदा कर सूटकेस उठाया और शेरबाज के साथ थाने के अंदर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वे दोनों थानेदार सन्याल के कक्ष में थे। मुझे शेरबाज कहते हैं। वेरी ग्लैड टू मीट यू। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ज़रूर आएंगे, लेकिन आपके साथ ये। शेरबाज द्वारा दिलावर का परिचय करवाए जाने के बाद, ओह बैठिए बैठिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। शेरबाज और दिलावर के बैठते ही इंस्पेक्टर सन्याल बिना किसी भूमिका के बोला, कर्नल साहब की पर्सनल फाइल में मुझे उस पत्र की प्रतिलिपि मिली थी जो उन्होंने कुछ दिनों पूर्व आपको लिखा था।
ओह, अब समझ में आया कि इन्हें मेरे आने की उम्मीद क्यों थी। कर्नल साहब की लाश का मुआयना करते हुए मुझे यह शक हुआ था कि उनसे कोई भेद उगलवाने के लिए ही हत्यारों ने उन्हें यातनाएं दी थी, फलस्वरूप उनकी मौत हो गई थी। अब सवाल यह उठता है कि हत्यारे उनसे कौन सा भेद उगलवाना चाहते थे। अगर हत्या के मकसद का पता लग जाए तो हत्यारों का पता लगाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। कर्नल साहब शायद वह भेद मुझे बताना चाहते थे, लेकिन उनका खत मुझे देर से मिला। फिर भी आपको कुछ तो अंदाज़ा होगा कि वह किस विषय में आपसे बात करना चाहते थे। नहीं, तभी दिलावर बोल उठा, लेकिन अब हम यह ज़रूर पता लगाना चाहेंगे कि कर्नल साहब की हत्या क्यों और किसने की। गुड, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपकी हर संभव मदद करने को तैयार हूँ। मैंने आपके कारनामे पढ़े और सुने हैं। मुझे उम्मीद है कि हत्यारा जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तभी शेरबाज बोला, अगर आपको ऐतराज़ न हो तो मैं एक बार कर्नल साहब की कोठी का निरीक्षण करना चाहता हूँ। हो सकता है हत्यारे का कोई सुराग मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जब कहें मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। तो फिर चलिए, हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। इंस्पेक्टर सान्याल तुरंत उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद, लेकिन ये इस बात से पूर्णतया बेखबर थे कि उनका पीछा हो रहा है। कर्नल शमशेर सिंह की कोठी में पहुंचकर शेरबाज और दिलावर बड़े ध्यान से एक एक चीज का निरीक्षण करने लगे। तभी ड्रॉअर के भीतरी भाग में रखा एक छोटे साइज का फोटो एल्बम दिलावर के हाथ लग गया। दिलावर शेरबाज का ध्यान उस फोटो एल्बम की ओर आकर्षित करते हुए बोला, शेरबाज, यह कर्नल साहब का निजी फोटो एल्बम है। पहले इसमें संग्रहित फोटोग्राफ्स देख लो। शेरबाज तुरंत दिलावर के निकट पहुंच गया। फिर दोनों बड़ी बारीकी से एल्बम में मौजूद फोटोग्राफ्स का निरीक्षण करने लगे। कर्नल साहब को शिकार का बहुत शौक था। हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ वे छुट्टियाँ में अक्सर शिकार पर जाया करते थे। उन्होंने दूर दराज के जंगलों और अपने शिकारी संस्मरणों पर कई दिलचस्प पुस्तकें भी लिखी है। हाँ, मैंने भी उनकी एक दो किताबें पढ़ी है। और एल्बम के पन्ने पलटते हुए अचानक शेरबाज की नज़र एक फोटोग्राफ पर अटक गई। ओह, कर्नल साहब के साथ यह आदमी कौन है? तभी, क्या बात है शेरबाज, इस फोटो में ऐसी क्या बात है जो तुम सोच में पड़ गए? गौर से देखो दिलावर, यह फोटो हिंदुस्तान में ही किसी पहाड़ी इलाके में खींचा गया है। इस फोटो में एक विशेष बात यह भी है कि यह इस एल्बम में एकमात्र फोटो है जिसमें कोई दूसरा आदमी कर्नल साहब के साथ नजर आ रहा है। ओह, दिलावर ने चौंकते हुए कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी ऊपर जोरदार आवाज़ उत्पन्न हुई। यह आवाज़ किसी भारी चीज़ के गिरने की मालूम देती है। शायद ऊपर कोई है, लेकिन मुख्य द्वार तो मैंने अंदर से बंद कर रखा है। फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? लेकिन शेरबाज तुरंत बाहर निकला और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दिलावर और इंस्पेक्टर सन्याल भी शेरबाज के पीछे लपके। जल्दी ही, यहाँ तो कोई नहीं है। शायद यह आवाज़ उस अलमारी के गिरने के कारण उत्पन्न हुई थी। अचानक शेरबाज का माथा ठनका। इतनी भारी अलमारी अपने आप कैसे गिर गई? फिर हैरानी की हालत में वे जैसे ही शेरबाज अलमारी के निकट पहुंचा, अरे, अलमारी के नीचे तो कोई दबा पड़ा है। अगले ही पल, क्या बात है शेरबाज? शेरबाज कोई उत्तर न देकर अलमारी उठाने में व्यस्त रहा। अलमारी के हटते ही, कौन है यह? यहाँ कैसे पहुँचा? क्या कर रहा था यह यहाँ? शायद चोरी करने आया था, लेकिन अलमारी इसके ऊपर आ गिरी। शायद, लेकिन इतनी भारी अलमारी अपने आप इसके ऊपर गिरी कैसे? जरूर यहाँ कोई दूसरा आदमी भी मौजूद था। दूसरा आदमी? ओह हाँ दिलावर, तुम बाहर देखो, हो सकता है अभी वह इस कोठी में ही मौजूद हो। और दिलावर मशीनी अंदाज में कमरे से बाहर निकल गया। दिलावर के जाते ही इंस्पेक्टर सन्याल ने बौखलाए स्वर में बोला, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में आ जाएगा इंस्पेक्टर, जरा इस आदमी के गले के घाव को देखिए। यह घाव निश्चित रूप से अलमारी के ऊपर गिरने से नहीं आ सकता। ओह, यह तो चाकू का घाव मालूम पड़ता है। यू आर राइट इंस्पेक्टर। शेरबाज अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि घायल आदमी होश में आता हुआ बड़बड़ाया, लॉकेट। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कौन हो तुम? यह यहाँ क्या कर रहे थे? लॉ हाँ हाँ, बोलो।
लेकिन कुछ और कहने से पहले ही घायल व्यक्ति की गर्दन एक तरफ ढुलक गई। ओह, यह तो मर गया। ओह नो। तत्पश्चात इंस्पेक्टर ने थाने में फ़ोन कर एम्बुलेंस, फोटोग्राफर व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश देने के बाद शेरबाज से पूछा, आपका क्या ख्याल है, वह दूसरा आदमी कौन हो सकता है? उसने इस आदमी की हत्या क्यों की होगी? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता इंस्पेक्टर। उधर पीछा करने वाली काली कार एक सुनसान सड़क पर तूफानी गति से दौड़ी चली जा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वह काली कार एक विशाल कोठी के गैरेज में दाखिल हो रही थी। कार के गैरेज में रुकते ही साकाल ने दिलावर के बेहोश शरीर को कार से निकालकर अपने कंधे पर लादा और पास ही दीवार पर लगे बटनों में से एक बटन को दबा दिया। अगले ही पल दीवार में एक खुफिया रास्ता बन गया। साकाल उस गुप्त रास्ते से होता हुआ जैसे ही विशाल हॉलनुमा कक्ष में पहुंचा, साकाल, तुम किसे उठा लाए? चीफ, यह शेरबाज का साथी है। इतना कह साकाल ने दिलावर के बेहोश शरीर को फर्श पर पटक दिया। ओह, लेकिन हमने तो तुम्हें इन लोगों पर केवल नज़र रखने का आदेश दिया था। फिर तुम इसे यहाँ क्यों उठा लाए? अगर मैं इसे यहाँ नहीं लाता तो शाही लॉकेट हासिल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता चीफ। क्या मतलब? चीफ, जब मैं शेर सिंह की कोठी के बाहर इनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था तो अचानक मैंने एक आदमी को संदिग्ध अवस्था में कोठी के पिछवाड़े जाते देखा। फिर कुछ सोचकर मैं उसका पीछा करने लगा। कुछ ही देर बाद उस अज्ञात आदमी को कोठी की चारदीवारी के पीछे द्वार का ताला खोलते देख मैं चौंक उठा। कौन है यह? चोरी चोरी कोठी में कहाँ जा रहा है? मुझे पता लगाना चाहिए। और फिर मैं भी उस आदमी का पीछा करते हुए कोठी के अंदर पहुंच गया। ओह, तो कोठी में दाखिल होने का यह भी एक रास्ता है। लेकिन यह आदमी इस रास्ते के बारे में कैसे जानता है? फिर सोच में समय न बर्बाद कर मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ उस कमरे तक पहुंच गया जिसमें वह आदमी बड़ी बेताबी से कुछ ढूंढने में मशगूल था। कहीं यह उसी लॉकेट को तो नहीं ढूंढ रहा जिसकी हमें तलाश है? यह विचार मन में आते ही मैं चाकू निकाल दबे कदमों से चलता हुआ उस आदमी के करीब पहुंच गया। परंतु इससे पहले कि मैं उसे अपने कब्जे में लेता उसे खतरे का आभास हो गया और वह बिजली की सी तेजी से मुझ पर झपटा और फलस्वरूप मैं छिटक कर फर्श पर जा गिरा। उसने अवसर देख समीप ही खड़ी अलमारी मुझ पर लुढ़का दी, लेकिन अलमारी के गिरने से पहले ही मैं कलाबाजी खाता हुआ उस आदमी के सिर पर जा पहुंचा। और फिर मुझे मालूम था कि नीचे शेरबाज और दिलावर के साथ एक पुलिस अफसर मौजूद है और वे अलमारी गिरने की आवाज़ सुन चुके होंगे। अतः उन्हें भ्रम में रखने के लिए अलमारी मैंने उस आदमी के ऊपर कर दी। अब वे लोग यही समझेंगे कि अलमारी उलटने के कारण ही यह आदमी मरा है। मेरी उपस्थिति का किसी को संदेह नहीं होगा। यह सोचता हुआ मैं कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे में जा छिपा। हो न हो लॉकेट उसी कमरे में मौजूद है। पुलिस के यहाँ से जाते ही मैं अपनी तलाशी शुरू कर दूंगा। यह सोच मैं मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद, ओह, शायद यह मुझे ही ढूंढ रहा है। इससे पहले कि इसकी नज़र मुझ पर पड़े मुझे इस पर काबू पा लेना चाहिए। फिर मौका पाते ही और इस तरह मैं इसे बेहोशी की हालत में उठाकर पिछले रास्ते से बिना कोई परेशानी के कार तक पहुंच गया और यहाँ ले आया। तुम अपनी इस बेवकूफ़ी का अंजाम जानते हो। अब हमारे लिए और अधिक खतरा बढ़ गया है। पुलिस कोठी पर सख्त पहरा लगा देगी और हमारे लिए लॉकेट हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? हम इस व्यक्ति की जान के बदले में शेरबाज को वह लॉकेट हम तक पहुँचाने के लिए मजबूर कर सकते हैं चीफ। गुड साकाल, तुम शेरबाज से संबंध स्थापित करो। हमें वह लॉकेट जल्द से जल्द चाहिए। ओके चीफ। साकाल के जाने के बाद जब तक लॉकेट हमें नहीं मिलता इस आदमी को कैद में कड़ी निगरानी में रखा जाए। जो हुक्म चीफ। फिर दोनों बॉडीगार्ड बेहोश दिलावर को उठाकर हॉल से बाहर निकल गए। हो न हो साकाल के हाथों मारे जाने वाले महामंत्री तोजा का आदमी था। अपने आदमी की मौत की खबर सुनने के बाद वह सतर्क हो जाएगा। अतः मुझे अपने आका को खतरे से आगाह कर देना चाहिए। और थोड़ी ही देर बाद वह बौना चीफ अपने आका को ट्रांसमीटर पर पूरी रिपोर्ट देने के बाद बता रहा था।
मुझे पूरी उम्मीद है मेरे आका कि बहुत जल्द हम वह लॉकेट हासिल कर लेंगे। उम्मीदों से काम नहीं चलेगा ब्रांडो, तुम्हें वह लॉकेट हर हालत में हासिल करना है। तुम्हारी असफलता का मतलब हमारी बर्बादी है जो हमें कभी गंवारा नहीं होगी। दैट्स ऑल। यस मेरे आका। उधर जाम्बो द्वीप का सेनापति जयकाल महामंत्री तोजा को बता रहा था, बहुत बुरी खबर है महामंत्री जी। व्हाट? हमारे आदमियों के हिंदुस्तान पहुंचने से पहले ही किसी ने शमशेर सिंह की हत्या कर दी थी। ओह, लेकिन वह लॉकेट। हम हामा ने खबर दी कि यामा लॉकेट हासिल करने की कोशिश में मारा गया है। हे भगवान, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अब क्या होगा? ऐसा लगता है कुछ गलत आदमियों को लॉकेट की अहमियत का पता लग चुका है और वे लॉकेट हथियाने के चक्कर में हैं। यह तो बहुत बुरा हुआ सेनापति जी। अगर वह लॉकेट गलत आदमियों के हाथ लग गया तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आप तो जानते हैं इस देश की परंपरा के अनुसार वही इस देश का उत्तराधिकारी बनेगा जिसके पास वह शाही लॉकेट होगा। यह जानते हुए भी आपने लॉकेट किसी विदेशी के पास रखने की भूल क्यों की श्रीमान? शमशेर सिंह हमारा दोस्त था और हम जानते थे कि वह मर जाएगा लेकिन हमारी अमानत में खयानत नहीं करेगा। इसलिए लॉकेट और युवराज की देखभाल की जिम्मेदारी उसे सौंपकर हम निश्चिंत हो गए थे। लेकिन अब इस देश का भविष्य एवं युवराज की जिंदगी दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। हम हिंदुस्तान की सरकार का सहयोग प्राप्त करेंगे। भारत हमारा मित्र देश है, हमें विश्वास है भारत सरकार लॉकेट और युवराज को सुरक्षित यहाँ पहुँचाने में हमारी पूरी मदद करेगी। अभी महामंत्री तोजा कुछ और भी कहना चाहते थे कि तभी एक विचार उनके मस्तिष्क में कौंध गया। शाही लॉकेट और युवराज कर्नल शमशेर सिंह के संरक्षण में है, यह बात सिर्फ हम या हमारे कुछ वफादार साथी ही जानते थे। फिर किसी दूसरों को इस बात का पता कैसे चल गया? कहीं हमारी गतिविधियों पर नज़र तो नहीं रखी जा रही है? हो सकता है कुछ देशद्रोही आज भी जिंदा हो और जम्बो द्वीप की सत्ता हथियाने का फिराक में हो। यह विचार मन में आते ही महामंत्री तोजा एकाएक ही परेशान हो उठा। महामंत्री के चेहरे पर उभर आए परेशानी के भाव को भाप जयकाल बोला, आप परेशान न हो महामंत्री जी, हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मी युवराज को हिफाजत के साथ यहाँ ले आएंगे। नहीं। तुरंत ही महामंत्री अपने आवास में लौट आए। फिर बोले, जब तक लॉकेट हासिल नहीं होता तब तक युवराज को यहाँ बुलाना उचित ना होगा। तो फिर अब जो करना है हम करेंगे। फिलहाल आप जाइए और हमारे अगले आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। जी। फिर जयकाल महामंत्री से विदा ले वहाँ से चला गया। जयकाल के जाने के फौरन बाद महामंत्री तोजा ने अपने पुत्र थोमा को बुलावा भेजा। आपने मुझे याद किया पिताजी? हाँ बेटे, आज हमारा मन बहुत अशांत है। बहुत दिन हो गए हमें इस महल से कहीं बाहर गए, अतः हम चाहते हैं तुम हमें बाहर घुमाने ले चलो ताकि कुछ देर हम खुली हवा में सांस ले सकें। हाँ हाँ, क्यों नहीं पिताजी, मैं अभी सारा प्रबंध कर देता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटे, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ तुम चलोगे। जो आज्ञा पिताजी। थोड़ी देर बाद जब कार महल से काफ़ी दूर निकल गई तो चालक सीट पर बैठा थोमा कार में छाई खामोशी को भंग करता हुआ बोला, पिताजी मेरी समझ में यह नहीं आ रही कि आज अचानक आपको अकेले घूमने की क्यों सूझी। अब सब समझ में आ जाएगा बेटे, ज़रा बैक व्यू मिरर में तो देखो। अगले ही पल थोमा की नज़रें बैक व्यू मिरर पर जा टिकी। मुझे तो एक सफ़ेद कार के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे शक है कि यह सफ़ेद कार काफ़ी देर से हमारा पीछा कर रही है, लेकिन हमारा पीछा कौन और क्यों करेगा, यही बताने के लिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ बेटे। मुझे शक था कि महल में हमारी बातचीत गुप्त नहीं रहेगी। यह सब क्या चक्कर है पिताजी? मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि एकमात्र तुम ही वह व्यक्ति हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पिताजी, मैं अपनी जान दे दूंगा पर आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम चुपचाप कार ड्राइव करते हुए मेरी बात ध्यान से सुनो। जी। उधर शाम हो गई लेकिन न तो दिलावर लौटकर आया और न ही उसकी कोई खबर मिली। आखिर दिलावर अचानक कहाँ गायब हो गया? कहीं वह हत्यारों के चुंगल में तो नहीं फंस गया है? तभी इंस्पेक्टर सन्याल के आगमन का आभास होते ही शेरबाज पलट पड़ा। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? सॉरी, आपके साथी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है।
लेकिन आप परेशान न होइए, हम मिस्टर दिलावर को ढूंढने में कोई कसर बाकी न रखेंगे। फिलहाल आप काफ़ी थक गए होंगे, मैंने सरकारी विश्राम गृह में आपके ठहरने का प्रबंध कर दिया है, आपका सामान पहले ही वहाँ पहुँचा दिया गया है। सो नाइस ऑफ यू इंस्पेक्टर, मैं सचमुच कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। तब इंस्पेक्टर सन्याल ने एक हवलदार को बुलाकर आदेश दिया, तुम साहब को रेस्ट हाउस पहुँचा दो। जी जी जनाब। तत्पश्चात इंस्पेक्टर सन्याल से विदा लेते हुए शेरबाज बोला, मैं चलता हूँ, लेकिन जैसे ही दिलावर की कोई सूचना मिले मुझे अवश्य सूचित करें, आप निश्चिंत रहें। फिर शेरबाज हवलदार के साथ वहाँ से चल पड़ा। सरकारी विश्राम गृह पहुँचकर शेरबाज निढाल सा बिस्तर पर गिर दिलावर के बारे में सोचने लगा, लेकिन अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि ट्रिन ट्रिन, शायद इंस्पेक्टर को दिलावर के बारे में कोई सूचना मिल गई है। और शेरबाज उछलकर खड़ा हो गया। और फिर हेलो, शेरबाज स्पीकिंग। मिस्टर शेरबाज, तुम्हारा साथी दिलावर हमारी कैद में है। कौन हो तुम? यह जानकर तुम क्या करोगे? बस इतना जान लो कि दिलावर की जान हमारी मुट्ठी में है। अगर तुम कर्नल शमशेर सिंह की कोठी से शाही लॉकेट लाकर हमारे हवाले कर दोगे तो हम दिलावर को जिंदा तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। ईयर ईयरपीस पर उभरते शब्दों को सुन शेरबाज का मस्तिष्क तीव्र गति से सोचने लगा। लॉकेट, शायद वह मृतक व्यक्ति भी लॉकेट के बारे में ही कहना चाहता था। आखिर उस शाही लॉकेट में क्या रहस्य है जो ये हत्यारे उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है? कौन थे वे हत्यारे जो शाही लॉकेट को पाने के लिए जान का सौदा करने से नहीं हिचकते थे? कर्नल शमशेर सिंह के पास शाही लॉकेट कैसे पहुंचा? क्या शेरबाज हत्यारों की मांग पूरी कर सका? महामंत्री तोजा अपने बेटे थोमा को क्या बताना चाहता था? क्या दिलावर हत्यारों के चुंगल से मुक्त हो सका या हत्यारों ने दिलावर को भी मार डाला? ये सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतज़ार कीजिए, एक भयानक रात से, जो बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।